Hello dear students. So this is activity 6.3, the next part of this chapter 6. इसमें आपको रोइयो नाम का एक प्लांट रहेगा, उसका लीफ प्लग करना है, तोड़ना है और उसको इस तरह से उसके पत्ते को, उसके लीफ को ब्रेक करना है, प्रेशर अप्लाई करके बीच में से तोड़ना है कुछ इस तरह से फोर्स लगा के, ताकि उसके साइड से एक पील निकले, पतला सा लेयर उसका झिल्ली, और उसी पील को अच्छे से स्ट्रेच आउट करके सेपरेट करेंगे उसके लीफ के लेयर से, और उसको फिर एक पेट्री डिश में रख देंगे जिसमें पानी रहेगा, उसमें उसको डुबो देंगे फॉरसेप की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से, और उसमें 1-2 ड्रॉप सेफ्रेनिन डालेंगे। सेफ्रेनिन वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसके सेल्स, 1-2 मिनट 4 मिनट जितना भी, मैक्सिमम 2 मिनट तक उतना सफिशिएंट रहेगा, वो सेफ्रेनिन एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद फिर उसको जेंटली बहुत ही आराम से स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रख करके उसको कवर स्लिप से कवर करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर एक सूटेबल मैग्नीफिकेशन पावर के अंतर्गत उसको देखेंगे। तो हमको क्या क्या ऑब्जर्व होगा वो हम लोग समझते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट पहले हम लोग को लेयर दिखेगा, जो हम लोग अगर क्लियर अच्छा पील का सेक्शन बनाए हैं या फिर उसका स्लाइड बनाया है तो हमको क्लियर सा आउटर लेयर दिखेगा, जो कि एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का होता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो एक सेक्शन दिख रहा है जिसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है ना, और ये डबल लेयर नहीं है, सिंगल लेयर है सबसे बाहरी। तो ये सिंगल लेयर का बना हुआ होता है एपिडर्मिस। उसके बाद जहाँ ड्राई क्लाइमेट रहता है, ड्राई कंडीशन में पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं ड्राई हैबिटेट में, जैसे रेगिस्तान हो गया, तो इस तरह के, या जिसको जीरोफिटिक क्लाइमेट भी बोलते हैं, तो उस वहाँ पर एपिडर्मिस थोड़ा सा थिक हो रहता है। थिक क्यों रहता है? ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके, क्योंकि जो भी लीव्स पे एपिडर्मिस होगा या स्टेम पे या रूट, जहाँ पर भी एक्सटर्नल पार्ट्स जो रहेंगे प्लांट के, उसके एपिडर्मिस थिक रहेंगे ताकि वाटर लॉस को रोका जा सके, क्योंकि वहाँ पे वाटर का कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होता है, बहुत कम होता है ऑलरेडी ड्राई हैबिटेट में। तो उसको बचाने के लिए नेचर ने ड्राई हैबिटेट वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनके एपिडर्मिस थिक बनाए रहते हैं, थिक वहाँ पर होता है। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट है आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। तो प्लांट का कोई भी, कहीं का भी सेल्स हो, लीव्स का हो, स्टेम का हो, रूट का हो, फ्लावर्स का हो, फ्रूट का हो, वो सारा सबसे एक्सटर्नल कवरिंग एपिडर्मिस ही होता है, उसी से कवर रहता है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसी से सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट वैक्सी मटेरियल रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो क्या होता है कि जो प्लांट का आउटर सरफेस होता है वहाँ पे वैक्सी मटेरियल निकलता है, एक वैक्स टाइप का, जो फैट उसमें होता है और जो क्या करता है, वाटर रिपेलेंट होता है, यानी पानी को रोकता है, वो है ना, वाटर प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह का वो आउटर सरफेस से, एपिडर्मल लेयर से एक वैक्सी मटेरियल निकलता है जो पानी को से बचाता है आउटर सरफेस को। दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। और ये वैक्सी मटेरियल जब रहता है तो हीट की वजह से, एक्सटर्नल हीट की वजह से वाटर वेपराइज होकर के बाहर नहीं निकलता, वाटर लॉस को बचाता है। द मैकेनिकल इंजरी एंड द इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगी। और ये जो वैक्सी मटेरियल होता है ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और कोई फंगी उस पर अटैक कर रहा है, फंगस, फफूंदी लग जाना है या वाटर लॉस, ये सारी चीज़ों से ये वैक्सी मटेरियल बचाता है, जो वैक्स का जैसा होता है, जैसे वैक्स मोम होता है उस तरह का ये होता है। सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, द सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं उनका मेन वर्क जो है प्रोटेक्शन का है, क्योंकि सबसे बाहरी कवरिंग होता है, वही अगर सुरक्षा नहीं देंगे तो बाकी अंदर के सेल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। इसीलिए जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये कंटिन्यूस इनका लेयर रहता है, यानी कहीं पे ब्रेकेज नहीं रहता है, कहीं पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा भी नहीं रहता है। देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एट ऑल, है ना, कोई भी थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता ताकि कोई भी चीज़ इंटर कर पाए। तो इसलिए ये हाईली सिक्योर एक लेयर रहता है किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल लेयर पे, एक्सटर्नल पार्ट्स पे।
मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनका आउटर और साइड वॉल जो होता है थिकर होता है देन द इनर वॉल। जो मतलब बाहर का जो लेयर है उसका थिक होता है और साइड का भी थिक होता है, लेकिन इनर वॉल थिक उतना नहीं होता है, ठीक ना। तो आउटर और साइड वॉल उसके थिक होते हैं, इनर वॉल उतने थिक नहीं होते हैं। जो अंदरूनी लेयर है वो ज़्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन बाहरी लेयर और साइड के लेयर उसके थिक होते हैं। और कहीं कहीं के हम लोग एपिडर्मल सेल्स में छोटे छोटे पोर्स भी देख सकते हैं, छोटे छोटे छिद्र। पोर्स मतलब बहुत छोटे छेद, है ना। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ कहीं भी हम लोग एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, पत्तों पर पत्ता जो होता है लीव्स होता है उसके एपिडर्मिस में हम लोग छोटे छोटे पोर्स भी देख सकते हैं, है ना। जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एपिडर्मिस में कोई भी ब्रेकेज या कहीं भी गैप नहीं रहता है, कोई भी स्पेस नहीं रहता है, लेकिन लीफ के एपिडर्मल लेयर पे क्या होता है, पोर्स होते हैं कहीं कहीं पर, जिसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये जो मान लेते हैं ये एपिडर्मल लेयर है, बीच में एक ये गैप आ गया, ये किसका गैप है, गार्ड सेल्स का। और अगर हम लोग लो पावर में देखेंगे तो इस तरह के हमको बहुत सारे गैप्स दिखेंगे एपिडर्मल लेयर के बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे। उन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, है ना। और स्टोमेटा वो उस होल को बोलते हैं, उस पोर को बोलते हैं जो ओपन रहता है। और उसको प्रोटेक्ट करने, उसको क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए जो सेल्स होते हैं उसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक ना। तो गार्ड सेल डे में ओपन रहते हैं और नाइट में क्लोज हो जाते हैं। तो ये गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है। तो ओवरऑल ये स्टोमेटा पाए जाते हैं जो पोर्स के फॉर्म में होते हैं लीव्स के एपिडर्मल लेयर पर। स्टोमेटा आर क्लोज बाई 2 किडनी शेप्ड सेल। और अगर आप स्टोमेटा का आकार देखें तो ये 2 किडनी शेप के गार्ड सेल से बना होता है ना। इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टोमेटा बोलते हैं, जिसमें एक पोर होता है और 2 साइड के सेल्स होते हैं जो इस पोर को, इस छेद को ओपन या क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक ना। तो ये गार्ड सेल्स हैं किडनी के आकार के। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज। और हम लोग सभी जानते हैं कि जो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं या स्टोमेटा है, उसका फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज करना एटमॉस्फेयर के साथ। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जो वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, और गैस का एक्सचेंज भी होता है। तो इसलिए स्टोमेटा का बहुत सारा फंक्शन है, ठीक ना। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से गैस ज़रूरी हैं ये आप याद कर सकते हैं। कौन सा गैस ज़रूरी है या कौन सा गैस चाहता है, तो वो है CO2 गैस, है ना। तो वो किसके थ्रू इंटर करेगा प्लांट बॉडी में, स्टोमेटा के थ्रू। और साथ में ट्रांसपिरेशन कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटा के। दैट्स वाई एपिडर्मल लेयर पे मेनली लीफ के एपिडर्मल लेयर पे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि उनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, उसके बिना तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, गैस का एक्सचेंज ही नहीं होगा। और ट्रांसपिरेशन आप सभी जानते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी पानी का प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से वेपर के फॉर्म में एस्केप हो जाना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। एरियल पार्ट्स मतलब जो ज़मीन के ऊपर पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट से मोस्टली लीव्स से ये ट्रांसफ़र होता है ना। ये लीव्स से ट्रांसफ़र होता है वाटर का गैसियस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट व्हिच फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट्स के, वो क्या, उनका मेन फंक्शन क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब करना। और जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स होते हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी ग्रो करते हैं एक्सटेंशन के लिए। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट हेयर्स जिसको बोलते हैं, उनका वर्क मेनली क्या है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, ज़्यादा एरिया में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाए, है ना।
इसलिए ये लॉन्ग रूट हेयर्स होते हैं। ठीक, तो एब्डोमिनल सेल्स ऑफ द रूट हैव द लॉन्ग हेयर्स विच आर कॉल्ड रूट हेयर्स एंड विच इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा लेवल पे होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। इन सम प्लांट लाइक डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। तो जैसे कि डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, उनका जो एपिडर्मिस होता है थिक होता है काफ़ी। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे, वैक्सी मटेरियल होता है जिसको क्यूटीन बोलते हैं। पीछे नाम नहीं दिया था, ये क्यूटीन है। क्यूटीन एक तरह का बायोकेमिकल है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है, यानी ये वाटर को रेजिस्ट करता है। पानी इस पर जाएगा तो इंटर नहीं कर पाएगा, जैसे कि ऑयल के थ्रू या कोई भी नॉन स्टिकी सरफेस के थ्रू वाटर स्लिप कर जाता है, तो उसी तरह ये भी है। तो वाटर रिपेलेंट है, वाटर प्रूफ है, इससे वाटर क्रॉस नहीं कर पाएगा क्यूटीन से। तो आउटर सरफेस में एपिडर्मिस के सबसे ऊपरी लेयर पे ये क्यूटीन होता है ड्राई हैबिटेट के प्लांट्स में, जिससे क्या होता है कि वाटर जो लॉस नहीं होता है, क्योंकि अगर ये क्यूटीन लेयर नहीं रहेगा तो वाटर लॉस बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और हीट ज़्यादा पड़ेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन हीट तो पड़ता है, लेकिन वाटर निकलने के लिए जगह नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटीन का एक थिक लेयर होता है। ठीक ना, इसलिए वहाँ के ड्राई हैबिटेट या डिजर्ट्स के प्लांट के एपिडर्मिस थिक होते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्यूटीन मटेरियल, क्योंकि उनके एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटा लेयर क्यूटीन का होता है। ठीक ना, अब ये इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। तो जो आउटर लेयर होता है किसी ट्री के ब्रांच का, क्या वो किसी यंग स्टेम से अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा? जैसे कोई बड़ा ट्री हो गया है, उसकी शाखाएं जो हैं, उसका जो आउटर लेयर है जो एपिडर्मिस ही होगा, और जो यंग कोई अभी मतलब नया पौधा उग रहा है, उसके जो स्टेम से क्या उसके आउटर लेयर में अंतर होगा? तो देखते हैं। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वैसे वैसे उसके टिश्यूज़ में भी चेंजेस होते जाते हैं, है ना। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का यहाँ मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक ना, उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, जो क्या करता है थिकनेस प्रोवाइड करता है प्लांट में, उसकी मोटाई को बढ़ाता है, उसके स्टेम्स के रूट्स की मोटाई को बढ़ाता है। तो वो कॉर्टेक्स में मौजूद होता है, लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है एक सेल्स का समूह जो किनारे पे होता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा किनारे पे नहीं, एपिडर्मिस के नीचे, उसको कॉर्टेक्स एरिया बोलते हैं। ठीक, तो फॉर्म्स अ लेयर ऑफ विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर इसको कह सकते हैं, तो वो जो है कॉर्टेक्स एरिया में लोकेटेड होता है, यानी एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर और सेंटर से दूर, मतलब सेंट्रल पार्ट में नहीं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है या रूट का कोई कट स्ट्रक्चर है ना, पेन नहीं चल रहा है, तो कोई भी ऐसा स्टेम या रूट का स्ट्रक्चर है, तो ये एपिडर्मिस हो गया आउटर बाउंड्री, और ये सेंट्रल पार्ट हो गया पिथ, जिसको बोलते हैं पिथ, PITH, पिथ। और एपिडर्मिस के थोड़े ही अंदर जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ठीक ना। तो कॉर्टेक्स एरिया में ही बात हो रही है कि कॉर्टेक्स में क्या होता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कई सारे लेयर का सेल्स बनाता है, जिससे बन जाता है एक नया टाइप का सेल जो बोलते हैं कॉर्क, ठीक ना। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इससे बन जाता है कॉर्क, और कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, कॉर्क मतलब एक तरह का टिश्यू बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम के चेंज होने से, समय के अनुसार जैसे जैसे ग्रो करता है प्लांट का पार्ट्स ओल्ड होते जाता है, तो कॉर्टेक्स में चेंज हो जाता है, और कॉर्टेक्स में कॉर्क में चेंज हो जाता है, और कॉर्क के सारे जो सेल्स होते हैं जिससे वो बना होता है वो टिश्यू, कॉर्क का टिश्यू, वो डेड होते हैं सारे उसके सेल्स, और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ही पास बिना इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी उसमें स्पेस नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन,
उसी में एक और सब्सटेंस होता है कॉर्टेक्स के पास ही, सुबेरिन। सुबेरिन भी एक बायोकेमिकल है और ये भी क्या करता है, वाटर और गैसेस से इम्परवियस होता है, यानी इनको पास होने नहीं देता है। ठीक है ना, यानी एक तरह का वाटर रिपेलेंट है या गैसेस रिपेलेंट है, यानी इन सबको रोकता है, उनको पास नहीं होने देता है, इम्परवियस है। ठीक है, तो सुबेरिन इस कॉर्क टिश्यू के पास पाया जाता है। कॉर्क टिश्यू के सारे सेल्स डेड होते हैं और बिना इंटरसेलुलर स्पेस के कॉम्पैक्टली एकदम क्लोज हाईली क्लोज पैक्ड होते हैं। और सुबेरिन जो होता है वो किसी तरह के गैस को या वाटर को एंटर करने से रोकता है। ठीक, और ये कॉर्क किससे बना है, कॉर्टेक्स एरिया में सेकेंडरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ग्रो करने से बना है। जैसे जैसे एज बढ़ता है प्लांट का, वैसे वैसे वो सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्क सेल्स में या कॉर्क टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर ये देख रहे हैं, कॉर्क सेल्स रप्चर्ड एपिडर्मिस। जैसे आप देखते होंगे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, ट्री बनता है, तो उसका एपिडर्मिस बाहर का जो छाल जैसा हो जाता है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं ना, वो रप्चर हो जाता है, एपिडर्मिस टेढ़ा मेढ़ा टूट जाता है। तो वैसे ही नीचे जाएंगे एपिडर्मिस थोड़ा तो वो कॉर्क सेल्स पाया जाता है। ठीक ना, तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं। कॉर्क के सेल्स क्या है, सारे डेड हैं, और डेड टिश्यूज़ का मेन काम क्या होता है, फंक्शन होता है सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना। तो वही ये दोनों ही, एपिडर्मिस हो या उसके नीचे का लेयर, कॉर्क टिश्यू का लेयर हो, कॉर्क हो, वो सारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। दैट्स वाई दे बोथ आर नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, इसको हम लोग को समझना ज़रूरी है ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो हम लोग अभी पढ़े थे, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ रहे थे, एपिडर्मिस आ रहा था। ठीक, तो वो जो थे या वो सारे जो थे परमानेंट टिश्यू, वो एक ही तरह के सेल से बने थे। जैसे कोई एक टाइप आ गया पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो हो गया उसमें जो सेल्स हैं एक ही तरह के रहते थे। या फिर कोलेन्काइमा आ गया, उसमें सारे उस टिश्यू के सारे सेल्स एक जैसे रहते थे। दैट्स वाई उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे, है ना। लेकिन अभी हम लोग जो कुछ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, अभी हम लोग प्लांट टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे टिश्यूज़ पढ़ेंगे जिसमें एक टिश्यू में कई प्रकार के सेल्स होते हैं और उन सब का फंक्शन क्या है, कॉमन है ना। यानी टिश्यूज़ बने हैं बहुत सारे तरह के सेल से, लेकिन फंक्शन एक ही तरह का करते हैं, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें हर जो टिश्यू था वो अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ था, मतलब एक ही तरह के सेल से बना हुआ था। यहाँ पे एक टिश्यू जो है कई तरह के सेल से बना है, लेकिन फंक्शन सारे एक ही जैसा करेंगे। आइए इसको पढ़ के समझते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैव डिस्कस अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। तो अभी तक जितने भी तरह के हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़े, वो लगभग सभी एक तरह के सेल से बने हैं, विच लुक लाइक ईच अदर, जो सारे एक जैसे दिखते थे। जैसे अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पेरेन्काइमा के सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये कोलेन्काइमा के थिक एंड वॉल्ड, कॉर्नर पे थिक हैं, ये भी एक जैसे सारे हैं। और ये स्क्लेरेन्काइमा के हैं, ये आपको डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली ये एक ही है। ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन काटा गया है, ये ट्रांसवर्स काटा गया है इस तरह से, है ना, और ये लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में काटा गया है। तो ये भी एक जैसे सारे टिश्यूज़, जो ये टिश्यू है उसमें सारे सेल्स कैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो सच टिश्यूज़ आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ऐसे टिश्यू जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हों, एक जैसे लगते हों, एक जैसे दिखते हों, उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा जो परमानेंट टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने हैं। टिश्यू एक ही है लेकिन उसमें जो सेल्स के टाइप्स हैं वो कई प्रकार के हैं। दैट्स वाई उनका नाम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल भी, यानी कोई चीज़ कठिन हो या जिसकी संरचना काफ़ी मतलब जटिल हो, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे संरचना हम लोग समझेंगे कि एक ही टिश्यू है लेकिन बना कितने कई प्रकार के सेल से। दैट्स वाई इसका नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बना है। ठीक ना, परमानेंट का मतलब कि एक ग्रोथ पीरियड के बाद उनका ग्रोथ रुक जाएगा। स्टार्टिंग ग्रो करेगा, देन उस मैच्योर हो जाएगा, फिर उसका ग्रोथ रुक जाएगा। दैट्स वाई
कॉम्प्लेक्स के साथ परमानेंट नाम भी जुड़ा है। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं उसमें जितने तरह के भी सेल्स आते हैं, जितने तरह के सेल से वो बना है, वो सारे कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी एक सामंजस्य बना के कोऑर्डिनेटेड वे में एक सही क्रम में सारे फंक्शन को, एक कॉमन फंक्शन को करते हैं, है ना। यानी एक टिश्यू है वो कई प्रकार के सेल से बना है, लेकिन काम सारे मिलकर के सेल्स एक ही कर रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू इसी तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। ये दोनों ही टिश्यूज़ क्या हैं, वैस्कुलर बंडल हैं, ठीक ना, वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। और दोनों ही तरह के टिश्यू जो है कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग का मतलब किसी चीज़ को संचार करने में, किसी चीज़ के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जाइलम जो है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू को फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस दैट्स वाई इन सबको कंडक्टिंग टिश्यू बोला जाता है, और ये वैस्कुलर बंडल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक। और इसीलिए इसको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इज, देखिए यहाँ, वैस्कुलर टिश्यू इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। वैस्कुलर टिश्यू जो होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट का एक विशेष उसका खासियत है। वन दैट मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इन फिगर 6.3 शोइंग सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वैस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि देखा था, ये देखिए एक सेक्शन काटा गया है, ठीक ना, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बंडल्स के फॉर्म में कई सारे रिंग में अरेंज्ड है। इसी को वैस्कुलर बंडल, एक एक को इसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक। और ये वैस्कुलर बंडल आप अगर ध्यान से देखें तो कई तरह के सेल्स से मिलकर बना है। यहाँ पे अगर इसका एनलार्ज इमेज देखेंगे तो यहाँ पर जाइलम हो गया, कैम्बियम ये हो गया, यहाँ फ्लोएम हो गया, एक जाइलम, ये फ्लोएम, एक कैम्बियम, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सेल से मिल करके वैस्कुलर बंडल बना होता है, और वैस्कुलर बंडल का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। दैट्स वाई ऐसे प्लांट जिसमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उनको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा रुक जाएगा, तो प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी जिंदा ही नहीं रहेगा। तो वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल होना बहुत ही ज़रूरी है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं जाइलम कंसिस्ट ऑफ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जाइलम टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उनके वो किस तरह के सेल से बने हैं। तो जाइलम जो टिश्यू है वो 4 तरह के सेल से बना है, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू कितने तरह के सेल से बना है, एक ट्रैकिड्स नाम के सेल्स, वेसल्स नाम के सेल, जाइलम पेरेन्काइमा नाम के सेल्स और जाइलम फाइबर्स नाम के सेल। ये 4 तरह के सेल से मिल करके जाइलम टिश्यू बना है, ठीक। और इसमें से ये ध्यान देने वाली बात है कि केवल जाइलम पेरेन्काइमा, ये देखिए नाम, जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग सेल है, बाकी ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर्स ये डेड सेल हैं, है ना। तो इस जाइलम टिश्यू के 4 में से 3 सेल्स डेड कैटेगरी के हैं और एक लिविंग सेल है। अब इसका क्या फंक्शन है हम लोग आगे समझते हैं। ट्रैकिड एंड वेसल हैव थिक वॉल। ट्रैकिड और वेसल्स जो इसके 2 टाइप के सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, बहुत इनका वॉल जो होता है आउटर कवरिंग काफ़ी थिक होता है, और मेनी आर डेड, और ये डेड नेचर में होते हैं, जैसे मैच्योर होते हैं ये डेड हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट इनिशियली तो डेड होता नहीं है या उसके पार्ट्स डेड नहीं होते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी की स्टेज में पहुँचते हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे ही ये सब टाइप के सेल्स डेड हो जाते हैं। ट्रैकिड एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिड और वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना है और थिक होते हैं। दीज अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और ये थिक होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी की हेल्प से वाटर और मिनरल्स जो है ट्रांसपोर्ट होता है वर्टिकली ऊपर की तरफ। और फिर आते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड। एकमात्र सेल जो जाइलम टिश्यू का जो जिंदा रहता है, जो लिविंग सेल से बना है, यानी मैच्योर होने पर भी वहाँ उसके सेल जिंदा रहते हैं, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये लिविंग सेल है, तो इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना।
तो यही फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर, फिर जाइलम फाइबर जो बचा ये भी डेड सेल से बना है। इसका काम है सपोर्टिंग फंक्शन, यानी सपोर्ट करने में, सारे जो चीज़ें हो रही है उसको सपोर्ट करने में, यानी स्ट्रेंथ देता है पार्ट्स को, जाइलम टिश्यू के पार्ट्स को सपोर्ट देता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये समझा कि जाइलम टिश्यू जो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 4 तरह के सेल से बना है। ट्रैकिड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जिसमें से ट्रैकिड और वेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिक वॉल होते हैं, काफ़ी उनका वॉल आउटर कवरिंग थिक होता है और इसी से वाटर वगैरह या मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। और जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल से बना है और ये फूड को स्टोर करता है जाइलम पेरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर जो होता है सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम कितने तरह के सेल से बना है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, है ना। तो इसमें जो है ये जस्ट आप अगर थोड़ा सा समझेंगे तो जस्ट अपोजिट कंडीशन है जाइलम का। जैसे यहाँ पर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था जाइलम टिश्यूज से, यहाँ पर फ्लोएम की हेल्प से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। साथ में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सीव सेल्स या सीव ट्यूब को कंबाइंड ही पढ़ते हैं, है ना, तो इसको भी 4 टाइप मान लेते हैं। तो सीव ट्यूब, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये 5 तरह के सेल्स यहाँ लिखे हैं फ्लोएम के। इन दोनों को एक ही मान सकते हैं, तो 4 हो गए इसके, ठीक ना। दोनों बहुत सारे बुक्स में इनको दोनों को एक ही माना गया है। तो इस तरह से फ्लोएम के 4 सेल्स माने गए, यानी 4 सेल से मिलके बना है ये, 4 तरह के सेल्स से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 4 में से 1 डेड सेल होता है, मतलब बाकी सारे लिविंग, और जबकि जाइलम में 4 में से 1 लिविंग होता है, बाकी 3 डेड होते हैं। तो जस्ट उल्टा यहाँ कंडीशन आप याद कर सकते हैं। और वो डेड सेल कौन सा है? फ्लोएम फाइबर, ठीक ना। तो फ्लोएम जो 4 तरह के या 5 तरह के सेल से बना है उसमें सारे लिविंग सेल्स होते हैं, केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़कर ये नॉन लिविंग या डेड सेल होता है। मैच्योर होने पर प्लांट ये जो फ्लोएम फाइबर्स के सेल्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं, ठीक। अब अधिकतर इसके सेल्स लिविंग है, तो यानी इनका काम प्रोटेक्शन वगैरह तो होगा नहीं, इनका काम कुछ और होगा। तो सीव ट्यूब या ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स, जो सीव ट्यूब होते हैं वो क्या होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। परफोरेटेड, परफोरेशन का मतलब होता है मतलब किसी की सरफेस में छेद होना, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होना, उसको परफोरेटेड वॉल्स बोलते हैं, यानी दीवार में बहुत सारे होल्स होना, उसको उसी तरह का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसकी वॉल्स में बहुत सारे छेद होते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो फ्लोएम होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ तक? लीव्स से, क्योंकि लीव्स पे ही फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल, जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोएम फाइबर सेल को छोड़ करके बाकी इसके जो सेल्स हैं जिससे फ्लोएम टिश्यू बना है वो सारे लिविंग होते हैं, केवल फ्लोएम फाइबर डेड सेल है। अब हम लोग पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ट्रैकिड, जैसा कि हम लोग नाम पढ़े थे, ट्रैकिड और वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, सारे की तो पिक्चर नहीं बने, कुछ के बने। तो ट्रैकिड ऐसे देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे पिट्स हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, है ना। और ये अंदर से देखेंगे तो ये खोखला है जिससे ट्रांसपोर्ट होता है। फिर वेसल्स में बहुत सारे परफोरेशन है, पिट्स, बहुत सारे छेद हैं, और अंदर का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर ये है जाइलम पेरेन्काइमा जो लिविंग सेल है। तो इसमें न्यूक्लियस एंड लिविंग सेल रहेगा, तो उसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सारे होंगे, इनमें भी रहे होंगे, लेकिन जैसे मैच्योर हुआ तो वैसे ही इसके सारे सेल्स डेड हो गए। तो इसमें डेड हो गए तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा। तो यहाँ ये जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और ये फूड को स्टोर करता है, जैसा कि हम लोग जाइलम में भी पढ़े थे। फिर यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू का कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। सेक्शन ऑफ द फ्लोएम, किसी प्लांट का सेक्शन काटा गया है पतला, और उसमें देखा जा रहा है कि फ्लोएम के क्या क्या सेल्स हैं। सीव प्लेट है यहाँ पर, यहाँ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट मतलब एक सेक्शन वाइज है, यहाँ पे बाउंड्री टाइप का है जिसमें बीच में गैप्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बीच में गैप है यहाँ से फूड को निकलने के लिए। फिर ये सीव ट्यूब है, ये खाली जगह। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पर है, एक कंपेनियन सेल है। सारे आप सेल्स जो देख रहे हैं
वो सभी क्या है, लिविंग है, और सभी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में, और सारे फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। केवल फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड सेल से बने हैं। और हाँ, एक चीज़ और, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम एंड देयर सेल्स, जिससे वो मिलके बने हैं। ठीक ना। एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जाइलम जो टिश्यू होता है या इसके जो सेल्स हैं, वो जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, यानी जो ट्रांसपोर्ट करेगा एक ही डायरेक्शन में। यानी रूट से, जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, और प्लांट बॉडी के या ट्री के बॉडी के सारे हिस्सों में पहुँचाएगा एक ही डायरेक्शन में, है ना। जड़ से ऊपर के हिस्सों तक, बस ये नहीं कि ऊपर से फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मिनरल का, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स। जबकि फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई मीन्स टू, दो डायरेक्शन में, यानी मतलब लीव्स पे फूड बना तो लीव्स से अदर पार्ट्स में जाएगा, रूट्स तक भी जाएगा, स्टेम तक जाएगा, अदर ब्रांचेस तक जाएगा, और वापस दूसरे स्टेम या दूसरे ब्रांच पे जो लीव्स है वहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट दूसरे लीव्स तक जाएगा, दूसरे स्टेम, मतलब सारे हिस्सों में ये डबल डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक ना। तो ये डबल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, जबकि सिंगल डायरेक्शन में होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू, रूट्स से अदर पार्ट्स तक। यहाँ पर लीव्स से अदर पार्ट्स और अदर पार्ट्स से लीव्स, ये डबल डायरेक्शन में करता है ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोएम टिश्यू। ठीक। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लिए हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, शायद किसी को कन्फ्यूजन रहा हो, ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि परमानेंट टिश्यू कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है। तो इसको मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। पेन चल रहा है ना। हाँ, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई, एक मिनट, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एक कोई स्टेम है और ये इसका एपिकल रीजन है ना, और ये इसके ब्रांचेस निकले हैं, तो ये एपिकल जोन है। एपिकल यानी टिप पोर्शन। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ये ग्रो करेगा, है ना। यहाँ पे फास्ट रैपिडली सेल्स जो है डिवाइड होंगे, ग्रो करेंगे। तो अगले स्टेज में क्या हो जाएगा कि ये जो स्टेम है, ये यहाँ तक था, अब ये ग्रो किया तो ये इसका स्टेम का लंबाई यहाँ तक पहुँच गया, और फिर यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहुँच गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेम्स होते हैं अलग अलग पोजीशन पे, एपिकल हो, इंटरकैलरी हो, लैटरल हो, वो एक पॉइंट होते हैं जहाँ पे सेल्स ग्रो करते हैं, और वहाँ पे जो सेल्स ग्रो करेंगे एक पार्टिकुलर रीजन तक, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएंगे, और हमारा एपिकल रीजन जो है दूसरी जगह पर लोकलाइज हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट सेल्स में या प्लांट के बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, एक ही जगह फिक्स नहीं होते हैं। इसलिए एपिकल रीजन भी एक ही जगह नहीं रहेगा। जैसे किसी भी टहनी का, किसी ब्रांच का ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए रहेगा इसके टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जैसे जैसे टहनी बढ़ेगी, ग्रो करेगी लंबाई में, तो क्या होगा, उसका मेरिस्टेमेटिक जो जोन है आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वहीं रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्रो हुआ मान लीजिए कुछ दिनों में, कुछ सालों में, तो ये यहाँ पे जो चेंजेस हुआ ये परमानेंट शेप ले लिया, है ना। तो इसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। और फिर हमारा एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक जोन आगे बढ़ गया। इसीलिए बोला जाता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेंगे तो एक सेल्स बनेंगे, उनसे टिश्यू बनेगा, वो टिश्यू का एक पार्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ होगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर आगे फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये मुझे समझाना था, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो शायद अब समझ में आ गया हो। तो फिलहाल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जानवरों में, जंतुओं में किस तरह के टिश्यू होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं,
उन सारे के बारे में। ओके, थैंक यू।